चलिए दोस्तों, तो अब हम शुरू करें अपने सीपीसी का अगला पार्ट। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये जो सिविल प्रोसीजर कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, क्या 1908 से पहले जो केसेस होते थे, क्या उस समय कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं होता था? तो दोस्तों, उस समय भी प्रोसीजर था, उस समय भी कचहरी लगती थी भाई, उस समय भी कोर्ट थे ना, उस समय भी सिविल कोर्ट के सारे सिविल नेचर के सारे मुकदमे सिविल कोर्ट में ही जाते थे। तो अब आप सोचेंगे भी, तो उस समय क्या प्रोसीजर फॉलो होता होगा? तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर एक्ट के आने से पहले भी प्रोसीजर थे, बट वो बिखरे हुए थे पूरी तरह से। तो सिविल प्रोसीजर कोड ने आखिरकार किया क्या? जितने भी सारे के सारे प्रोसीजर फॉलो किए जाते थे सिविल कोर्ट्स के द्वारा, उसको एक प्रोसीजरल लॉ, एक कोडिफाइड लॉ का रूप दे दिया गया। यानी जितनी भी बिखरी हुई चीजें थी, उन सबको कंसोलिडेट किया, अमेंड किया और तब जाके एक कोड बना दिया, ताकि हर एक सिविल कोर्ट इसी को फॉलो करे। तो अगर मैं बात करूं कि आखिरकार सिविल प्रोसीजर कोड 1908 को लाने का मकसद क्या था, उसका एम क्या था और उसका क्या स्कोप है, तो भाई एम तो ये था कि जितने हुए बिखरे हुए प्रोसीजर है, उन सबको एक तार में बांध दिया जाए। ठीक बात है कि नहीं? ताकि सारी की सारी सिविल कोर्ट से आसानी से फॉलो कर सके। और जहां तक स्कोप का सवाल है, तो मैंने पहले भी बताया था, ये कोई राइट देता भी नहीं है और ना ही कोई राइट आपसे छीनता है। इसका काम राइट को देना और छीनना है ही नहीं, बिकॉज इट इज नॉट अ सब्सटैंटिव लॉ, इट इज बेसिकली अ प्रोसीजरल लॉ। ठीक बात है कि नहीं? तो अगर मैं बातचीत करूं आपसे कि भाई आखिरकार एम एंड स्कोप ऑफ सीपीसी 1908 क्या है दोस्तों? तो इसको हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, पहला है एम और दूसरा है स्कोप। तो अगर मैं एम की बात करूं, तो भाई एम तो ये था कि इट कंसोलिडेट्स, क्या कर लेता है पूरे के पूरे? कंसोलिडेट्स all the procedures to be followed by civil courts in civil litigations। ठीक बात है कि नहीं? ये तो जाहिर सी बात है कि भाई सिविल लिटिगेशन ही कर रहे हो। तो इसका मकसद क्या था? कंसोलिडेशन करना। सिर्फ कंसोलिडेट्स नहीं, और जहां जहां अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट थी, इसने वो भी किया। तो मैं अगर ये लिखना चाहूं कंसोलिडेट्स एंड अमेंड्स, तो ये गलत नहीं होगा। सो दिस वेरी CPC 1908 consolidates and amends all the procedures to be followed by civil courts in all the civil litigation। यानी एक तरह से प्रोसीजर्स जितने भी थे, उनको एक तार में, एक सूत्र में बांध दिया। फिर बात की जाए स्कोप की, तो मैंने क्या कहा कि सीपीसी जो है, ये सब्सटैंटिव लॉज को किस तरह से उनको फॉलो करवाया जाए, वहां कोई दिक्कत आए तो उस दिक्कत को कैसे सॉल्व किया जाए, ये उन चीजों को बताता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्चुअली किसी स्पेशल लॉ को सुपरसीड नहीं करता। सो दिस डज नॉट अफेक्ट, दिस एक्ट डज नॉट अफेक्ट, दिस कोड डज नॉट अफेक्ट एनी स्पेशल लॉ। जो भी किसी चीज के लिए, जैसे प्रॉपर्टी का लॉ है, तो वो स्पेशल प्रॉपर्टी के लिए बनाया गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक बात है कि नहीं? तो ये किसी भी एक्ट को, उसमें अगर कोई सिविल मुकदमा आ गया, या मान लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो ये उनके रूल्स को, उनके राइट्स को अफेक्ट नहीं कर रहा, बट उनके राइट्स को किस तरह से अगर आपके इन्फ्रिंज हो जाए, उसको किस तरह से वापस लिया जाए, डैमेजेस कैसे क्लेम किए जाए, ये सब प्रोसीजर्स को बताता है। यानी दिस कोड डज नॉट अफेक्ट और सुपरसीड, ये भी लिख देता हूं, और
सुपरसीड एनी लॉ, एनी स्पेशल लॉ। ये तो भैया एक तरह से उनकी हेल्प के लिए है, ठीक बात है कि नहीं? अच्छा, मान लो कि किसी एक पॉइंट पर स्पेशल लॉ साइलेंट है, उसने कुछ कहा ही नहीं उस पॉइंट के बारे में, तो ऐसे केस में क्या करें? तो क्या उस समय कोड में अगर कुछ लिखा है तो क्या फॉलो किया जाए? तो दोस्तों उसका जवाब है हां। Where any special law is silent about anything, in that case code will be followed. अगर इस कोड में कुछ ऐसी बात लिखी गई है और वो बात राइट या लायबिलिटी के रूप में उस स्पेशल लॉ में नहीं लिखी गई, तो भैया कोड को फॉलो किया जाएगा। लेकिन इस कोड को भी उस स्पेशल लॉ की पूरी पेरिफेरी में रहते हुए ही एक्शन लेना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां कोड को फॉलो किया जाएगा तो आंख बंद करके कोड फॉलो नहीं होगा, उस पर्टिकुलर एक्ट की पूरी पेरिफेरी में रहते हुए ही, उस इनैक्टमेंट की पेरिफेरी में रहते हुए ही उसका फैसला होगा। यानी इफ ऑन एनी पॉइंट स्पेशल लॉ इज साइलेंट, कुछ कहता नहीं है, देन कोड में बी फॉलोड। हालांकि ये सुपरसीड नहीं करता, हमेशा और हमेशा अगर कोई मान लो इन दोनों में ही तकरार हो गया तो क्या होगा, वो लाइन भी बीच में लिख देता हूं, इस लाइन को खत्म करने के बाद लिख देते हैं, इफ ऑन एनी पॉइंट स्पेशल लॉ इज साइलेंट देन कोड मे बी फॉलोड। ठीक है कि नहीं? लेकिन मान लो इन दोनों में ही, कोड में और उस पर्टिकुलर स्पेशल लॉ में कोई कन्फ्रंटेशन है, ठीक बात है कि नहीं? कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर इन दोनों में कन्फ्रंटेशन आ जाती है, तो क्या होगा भाई? इन केस ऑफ एनी कन्फ्रंटेशन, यानी एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, वो कहता है ऐसे होगा, ये कहता है ऐसे होगा, बिटवीन स्पेशल लॉ एंड CPC, who which shall prevail? Special law shall prevail. यानी स्पेशल लॉ की बात मानी जाएगी उस समय, जो स्पेशल लॉ में कहा गया है वही पॉइंट माना जाएगा। तो यहां पर मैंने पॉइंट नंबर A, B और C तीन बातें बता दी आपको। तो सबसे पहली बात ये कि ये प्रोसीजरल लॉ किसी भी स्पेशल लॉ को अफेक्ट नहीं करता, उसको सुपरसीड नहीं करता। यानी कि अगर दोनों में कहीं कन्फ्रंटेशन हो जाए, दोनों में कोई ऐसी बात आ जाए जहां पर दोनों अलग अलग रास्ते पर जा रहे हैं, एक ही पॉइंट को दो अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है, तो ऐसे केस में स्पेशल लॉ की बात मानी जाएगी। लेकिन कहीं पर स्पेशल लॉ साइलेंट है तो भैया फिर कोड को फॉलो किया जाएगा, लेकिन किस पेरिफेरी में रहकर? बट within the periphery of special enactment यानी स्पेशल लॉ। क्या बात समझ आई? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने दो बातें सीखी, पहला एम, दूसरा स्कोप। एम क्या है कि बिखरे हुए प्रोसीजर थे, उन सबको एक सूत्र में बांधना ही इसका एम था। स्कोप कैसा है? वाइड है, लेकिन वो किसके अंतर्गत रहकर काम करता है? जिस स्पेशल लॉ की बातचीत चल रही है उसके अंतर्गत रहकर काम करता है। अगर कोई दोनों पॉइंट्स में, स्पेशल लॉ के में किसी पॉइंट पर कुछ और कहा गया है, प्रोसीजर कुछ और कहता है, तो स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा। लेकिन किसी चीज पर स्पेशल लॉ साइलेंट है तो आप कोड को फॉलो कर सकते हैं, बट विद इन द पेरिफेरी ऑफ स्पेशल लॉ। तो दोस्तों हमने यहीं पर हमारे इस पूरे के पूरे पॉइंट को फिनिश किया है, और हमारा यहां पर ये पूरा का पूरा पॉइंट जो कोड का है, इसका एम और स्कोप यहीं पर खत्म होता है। ठीक है जी, फिर मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो की, जो आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग चीज लेकर आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।